स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस सेवा में चयनित हुए हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। सबको मेरी तरफ से जोहार और नमस्कार। मेरा नाम सुनील है, मैं सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड का रहने वाला हूँ और मेरा जो गांव है वो बांदू पड़ता है और बस प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर है। और मेरा जो सेवा है वो झारखंड सहकारिता सेवा, झारखंड कोऑपरेटिव सेवा के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। और उससे ज़्यादा क्या ही परिचय दे, बस शायद इतना ठीक होगा। हाँ, अच्छा सुनील जी, जैसा कि आपका झारखंड में ये प्रथम प्रयास था, इससे पहले भी करे हैं? नहीं, ये प्रथम प्रयास है मैडम। उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि प्रथम प्रयास में ही आपको इतना अच्छा पद मिला है। ये बताइए कि आपके दिमाग में ये विचार कब आया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है? मैडम, इसके लिए भी जैसा अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, कहानी जो मैं बता ही रहा था, तो मेरा सिर्फ कहानी है। ऐसा मेरे परिवार से कोई सिविल सेवा में है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि मैं परिवार से प्रभावित हुआ हूँ। एक्चुअली मेरी जो स्कूल है, मैं राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय राजनगर में पढ़ा हूँ, तो मेन रोड के बस वो भी करीब है और उसके बगल में ही BRC है, तो वहाँ पे शिक्षक अधिकारीगण का आना जाना लगा रहता था। तो एक जब अधिकारीगण आते थे तो शिक्षक में वो एक रहता था माहौल कि नहीं, बच्चे लोग हैं, आप लोग शांत बैठिए, साहब लोग आए हुए हैं। तो अब वो लगता था कि भाई कौन आ गया जो इतना इनसे सब डरे हुए हैं, कौन खा रहे हैं। तो वो एक उस टाइप वो बीज बोने का जो वो एक है, वो वहीं से बीजारोपण वो हुआ है कि हाँ हमको भी ये बनना है। और एक हमारे टीचर हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा, दिनेश कुमार डनपाट जी, वो अभी सरायकेला में BO के प्रभार में है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि वो जब क्लास में पढ़ाते थे, इन सब विषय पर वो चर्चा करते थे, तो एक बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए वो क्या एक बीजारोपण में उनका भी मतलब हाथ है। जी जी। तो आप जैसे कॉलेज वगैरह की पढ़ाई कहाँ से की है? मैडम, मेरे जो कॉलेज है ग्रेजुएशन वो करण ज्योति कॉलेज जमशेदपुर से। जी। तो पढ़ाई के दौरान भी इस तरह का सिविल सर्विस के बारे में सोचा करते थे, ग्रुपिंग था, क्या था? हाँ, वो तो मन में था ही कि करना है। तो वैसे ग्रुप था मेरा, कुछ हम लोग क्या था कि प्रोग्राम वगैरह कॉलेज में जो है उस समय हिस्सेदारी हम लोगों की रहती थी। अच्छा। हाँ, वो चीज़ हमेशा रहा कि हाँ कुछ करना है। और मेरे दोस्त पहले से ही बोलते थे कि हाँ तुम कुछ करोगे। ये दोस्तों का ये कहना होता था, तो शायद उन लोगों का विश्वास भी यहाँ काम आ गया। ये बताइए कि जैसे JPSC का है, मेंस PT है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है PT, जो एंट्रेंस है उसको पास करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है PT के लिए? मैडम, पेपर 1 के लिए तो है, वो तो जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं, बाकी सब एग्ज़ाम के लिए वो तो आपको पढ़ना ही है। रहा बात झारखंड का, झारखंड एक स्कोरिंग पेपर है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अभी हम लोग का नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हाँ। तो झारखंड अच्छा स्कोरिंग पेपर है। तो मैडम, झारखंड तो सब साधारण चीज़ तो हम लोग पढ़ते ही हैं। मुख्य रूप से हम ध्यान दिए कि जितना CNT, SPT है और कुछ विशेष चीज़ में जैसे कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो उनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। योजना वगैरह उन सब से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ बाकी से आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। और अगर झारखंड सेक्शन आपका बेहतर है तो मेंस में भी कवर करेगा, इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस में भी हम लोग देखते हैं कि सब में झारखंड जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल मदद करता है। अच्छा, ये एक सवाल, जैसे कि PT की तैयारी आप नोटिफिकेशन से पहले कर चुके थे, क्योंकि इस बार तो टाइम था ही नहीं? जी मैडम, मैं PT से पहले से ही तैयारी कर रहा था। वैसे मेरी ग्रेजुएशन समाप्त हुई, पहले से ही विचार था कि PSC का देना है। तो जैसे मेरी 2021 में मेरी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हुई, उसके बाद बड़ा एक सामंजस्य रहा मन में, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो फिर हम विचार आया कि रांची चलना चाहिए, तो 2022 का फरवरी में हम तब से हम रांची में हैं और PT का तैयारी कर रहे हैं। आपने रीजनल पेपर में किस सब्जेक्ट को रखा है? मेरा जो रीजनल पेपर वो संथाली है मैडम। तो वो तो आपका लगता है मदर टंग है आपका, संथाली? जी, मदर टंग है। हाँ। तो
हाँ, कह सकते हैं थोड़ा सा वो मेरे लिए सहज रहा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मातृभाषा में भी जो साहित्य का वो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए कभी कभी किसी कॉन्फिडेंस में देखता हूँ तो क्या लगता है संथाली में सारा मटेरियल अवेलेबल है झारखंड में, या आपको इस एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा? नहीं, लगभग मटेरियल मिल जाते हैं, थोड़ा सा प्रयास, लेकिन मटेरियल मिल जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्या स्ट्रेटजी रहा संथाली साहित्य पेपर को लिखने के लिए? क्या कुछ खास स्ट्रेटजी अपनाए, किस तरीके से आप लिखे हैं? मैडम, जैसे मेरा था कि हम पैराग्राफ वाइज ना लिख करके हम कोशिश किए उस पर भी कि एक कुछ डायग्राम्स वगैरह यूज़ करने का मैंने उसमें भी प्रयास किया कि थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग जीएस टाइप हाँ जीएस टाइप का उसको लिखने की कोशिश की। एक्चुअली क्या है कि अब वो ऐसे ही आप प्लेन लिख रहे हो तो अगला जो है अट्रैक्टिव नहीं रहता, तो उसमें थोड़ा सा जैसे कि कुछ उसके मतलब आप कुछ बिंदुओं को लिख रहे हैं तो उससे पहले क्या है कि उसको आप ब्लॉक डायग्राम या फिर क्या आपको चीज़ों को दर्शाते हैं तो वो एक। तो शब्द संख्या को किस आधार पे शब्द संख्या तय किए? मार्क्स के आधार पे, जैसे कि 7 नंबर 10 नंबर के जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपका क्या लिखने का रहा कि 7 नंबर वाले में कितना आप लिखें? लगभग मुझे जहाँ तक लगता है 7 नंबर वाले में मैं 200-250 का एक था, 200 से 250। और अगर 10 नंबर का है तो उसमें 300-350 ऐसा। जैसे स्कोप मिला वहाँ लिखते गए। अच्छा, जीएस जैसे 4 पेपर है, अलग अलग वैरायटी है, नेचर अलग अलग है, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी करें? जैसे कि मतलब एक आइडियल आंसर बनाने के लिए कोई भी पेपर में क्या क्या चीज़ को आप जरूरी शामिल किए? तो मैडम, मैं हमेशा जो है एक आइडियल पेपर आप लिखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले परिभाषा, फिर 20 का जो पोर्शन है उसके बाद निष्कर्ष, ये सब चीज़ तो होने चाहिए। और उसके अलावा यदि आप कुछ हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी से लिख रहे हैं तो झारखंड का मैप और इंडिया का मैप तो आपके हाथ पे वो होना चाहिए कि तुरंत आपसे बनना चाहिए। और मैंने लगभग हर एक ये में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है। इंडिया का जैसे कि हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से आप लिख रहे हैं तो मैप के आधार पे दिखाने का थोड़ा सा समय यहाँ पे किया, तो इन सब चीज़ों को मैंने विशेष रूप से ध्यान रखा। तो हिस्ट्री में क्या आप एंशिएंट रखें, मिडाइवल रखें, मॉडर्न रखें? हिस्ट्री में जो है वो प्राचीन भारत पर फोकस किया, लेकिन बैकअप के लिए किसको तैयार रखे थे? आधुनिक को तैयार रखे थे। क्या है कि वो एवरग्रीन है, सब पता है, तो और पीटी वगैरह में भी काम आता है। हाँ, पीटी वगैरह में भी। और लगभग झारखंड जिसमें रहा उसका, हाँ, मैंने झारखंड को ही फोकस किया, जैसे हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी, हाँ, और इकोनॉमिक्स सब में तो झारखंड है। तो ये बताइए, जैसे कि झारखंड का, जैसे कि जो भी राइटिंग पेपर हुआ तो उसके लिए आपको पहले से राइटिंग प्रैक्टिस करें, कितना राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं हर एक पेपर में? राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत क्या है मैडम, मतलब गिन के तो नहीं बता सकते थे, लेकिन ये जो उंगली है ये चपटा हो गया। तो फिर भी मतलब पर डे लिखते थे? हाँ, पर डे अपना कुछ लिखना, क्योंकि इसमें क्या है कि मैडम जो स्पीड जो है वो मेंटेन हो जाता है। स्पीड राइटिंग और लेखन शैली में लिखते ही आता है। जी, और फिर लिखते लिखते ही आपकी जो हैंडराइटिंग है वो भी अच्छा होने लगता है। तो आप जैसे कि देखिए, लास्ट आवर में किसी को भी रिवीजन के लिए पूरा टोटल नोट्स पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है, तो क्या सिनॉप्सिस बनाते थे आप? जी मैडम, बिल्कुल, उसके बिना तो फिर संभव ही नहीं होता है, क्योंकि मान लिया जैसे एक ही दिन में 2 पेपर देना रहता है तो वो तो बड़ा हेक्टिक वाला शेड्यूल हो जाता है। तो फिर बस मुख्य रूप से बिंदुओं को मैं देखता था कि क्या क्या है, और वो बहुत काम, क्योंकि आप बिंदुओं को जो है विस्तार आप दे सकते हैं यदि आप याद है। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक, क्योंकि पूरा पढ़ना मैडम लास्ट में शायद संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका 2 टाइम आपका एग्जाम हो रहा है, पर डे हो रहा है, 3 दिन में फिनिश हो रहा है, इतना भास्ट सिलेबस कहाँ से कैप्चर हो पाएगा, तो वो बहुत जरूरी है। ये बताइए कि जैसे मेंस हो गया, आप कंफर्म थे मेरा कॉल होगा?
ये पहला प्रयास था, एक सामंजस्य वाला स्थिति तो था पर भरोसा तो होगा। भरोसा था, अंदर से होता था कि हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। 1-2% थोड़ा सा रहता है मन में कि शायद कुछ भी हो सकता है वाला, ना रखते थे। तो जैसे इंटरव्यू कॉल हुआ, तो इंटरव्यू के लिए आपको किस किस पॉइंट पे खुद को तैयार किए? इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो हम अपना जो बैकग्राउंड से है उन चीज़ों को मैंने देखना, फिर से पुनः प्रयास किया। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट है, तो उन सब विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। अपना एक सहयोगी परिचय तो मैंने बनाने का एक कोशिश किया कि कैसे कैसे मैं बोलूँगा इन सब चीज़ों पर, और बाकी जो झारखंड की जो समस्याएं हैं उन पर देखने का अपना विचार क्या उस पर होना चाहिए। तो मुख्य रूप से यही सब। तो रेनेसा IAS में आप ऑनलाइन इंटरव्यू दिए थे? जी मैडम। कैसा एक्सपीरियंस रहा, जरा बताइए। रेनेसा IAS में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैडम यहाँ बैठी है, हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटा हम लोगों का कन्वर्सेशन चला, जो कि बहुत अच्छा रहा। और उसी का शायद आज परिणाम है कि हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जब एक हम लोग मकान बनाते हैं तो उसमें जो है एक ईंट को जोड़ा जाता है, तो रेनेसा IAS उसमें ईंट के रूप में है कि हम यहाँ पर हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उस कन्वर्सेशन के बाद आपको क्या फील आया, अपने में कॉन्फिडेंस आया? बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, और इन सब चीज़ों की जानकारी हुई कि मैं किन किन क्षेत्रों को और थोड़ा देखना चाहिए मुझे। इन सब चीज़ों का ज्ञान हुआ कि अच्छा, मैं इन चीज़ों को अभी तक नहीं टच कर पाया हूँ, तो मैं उन चीज़ों पर मैंने एक बार देख लिया, तो ये तो बेनिफिट हो। तो आप जैसे कि एक बार इंटरव्यू ऑनलाइन दिए, तो आपको मतलब क्या यहाँ पर अच्छा लगा जिससे आप दोबारा यहाँ आए? क्या आपको अच्छा लगा खास पर्सनली? रेनेसा IAS सर हैं, सर तो भी है बाहर, मैडम हैं, और सबसे बड़ा बात है कि किसी से हम लोग जुड़ते हैं तो उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व ये बहुत अच्छा है कि भले आदमी कितना भी उच्च पद में चला जाए, कहीं भी यदि उसका व्यवहार सही नहीं रहता तो शायद हम लोग उनसे नहीं जुड़ पाते हैं। और जितना कंफर्टेबली मैंने इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यू दिया शायद, और उसी कारण से मैंने अच्छा जवाब भी दिया। तो वो एक कारण है कि स्वभाव, व्यक्तित्व सबसे बड़ी बात है कि मैं इसलिए आज रेनेसा IAS से आज जुड़ा हुआ। तो अभी आप तो ऑफिसर बन गए हैं, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? ऑफिसर बनने के बाद तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब पर तो मुख्य रूप से ईमानदारी से काम करना है। और उसके बाद यदि मेरा व्यक्तित्व है कि मैं क्या करूँगा समाज के लिए या क्या करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ मैं एक बार रुकूँगी, क्योंकि आप जैसे कोल्हान रीजन से बिलोंग करते हैं, और कोल्हान रीजन से जो स्टूडेंट का रिजल्ट है ख़ासतौर पे JPSC में उतना परसेंटेज नहीं रहता है जितना कि बाकी प्रमंडल का रहता है। तो इस सेक्शन में क्या आपका कुछ विचार है कि हाँ, हम कैसे वहाँ के स्टूडेंट को कुछ एडवाइस भी दें कि वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपना उपस्थिति इस परीक्षा में दर्ज करें? निश्चित मैडम, एडवाइस तो यही है कि आप एक अधिकारी बनने का ललक अपने अंदर आप जगाइए, क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अधिकारी बनना है। और जहाँ तक मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता हूँ, उतना तो नहीं कि मैं बहुत ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर हो जाए। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि जब मैं सेवा में आऊँ, ज्वाइन के बाद वेतन सुचारू रूप से हो जाए, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट 1, 2 या 3 जितना मैं कर पाऊँ, उतने बच्चों का ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पॉन्सर करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अब तो संस्थान में इसकी भी व्यवस्था है कि आप एक बार में नहीं करके आप उसको 2-3 बार इंस्टॉलमेंट में वो सुविधा जाती है। सही बात है। तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं शायद कर सकता हूँ, तो करूँगा। अच्छा, आप जो नए स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, उनको JPSC में आना है, आप क्या क्या सजेशन देंगे कि उनको ये सारे गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए अगर उनको सक्सेस चाहिए तो?
अ, सबसे बड़ी बात तो है मैडम कि आप में अनुशासनात्मक जो है वो अनुशासन आप अनुशासित बिल्कुल बने चाहिए, रहिए। डिसिप्लिन होना ही चाहिए। जी, जी, उसके बिना तो संभव नहीं है। हाँ, हाँ। और पढ़ना तो है आपको, कम से कम आप 6 से 8 घंटा तो आप पढ़िए। दे और एग्ज़ाम आने से पहले तो और ज़्यादा करना होगा, लेकिन कम से कम आप डेली 6 से 8 घंटा तो नहीं हो आपको देना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। रेगुलर रहना चाहिए, उतना आपको रेगुलर होना चाहिए। सही बात है। और इस बात पर ना आए किसी का कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं सुबह पढ़ता था। हाँ। आपको जब पढ़ना है तब तब आप पढ़िए, लेकिन पढ़ें। पढ़ें। जैसे कि मेरा आदत था कि मैं जो है मुझे डिनर के बाद नींद आनी चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। पेट भारी हो जाता है तो नींद आ जाती है, तो मैं लगभग 9 साढ़े 9 कर लेता था डिनर, तो फिर सो जाता था। तो घर से मम्मी का कॉल आता था कि अरे तुम सो रहा है, कब पढ़ोगे? तो फिर कुछ जवाब टाल मटोल कर देते थे। तो मेरा क्या आदत था कि हम एनी हाउ 10 बजे तक सो जाते थे, तो सुबह 3 बजे, ये मेरा रूटीन था और अभी भी वो रूटीन चलता है, क्योंकि बन गया आदत। तो कि अर्ली 3 बजे आप उठ जाते थे, क्योंकि मैडम अच्छा। जल्दी भी सो रहे हैं ना, तो 10 बजे सो भी रहे हैं। और जहाँ तक है कि आपको नींद भी आपका पूरा करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप मानसिक रूप से उसमें भी थक रहे हैं, तो आपको कम से कम नींद जो है अच्छी नींद चाहिए। 6 घंटे की नींद कम से कम आपको होनी होनी चाहिए। चाहिए। इसलिए मैं सुबह उठ जाता था, उसके बाद 2 या ढाई घंटे का समय अपनी पढ़ाई में मैं देता था, उसके बाद वॉक पे मैं निकलता हूँ। वो करने की आदत हो गई है। वो तो खैर अब सब आपको बेनिफिट दे रहे हैं। वॉक करता था, और उसमें क्या है कि मानसिक और शारीरिक रूप से आप एक फिट रहते हैं, तो आपकी तैयारी जो है उस प्रभावित नहीं होगा इससे। तो मुख्य रूप से यही सब आप करना है। और ज़्यादा तो फिर मैडम है बाकी सब चीज़ के लिए, गाइडेंस के लिए तो वो है। नहीं देखिए, आप जैसा बता रहे हैं, आजकल के जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन बहुत फैसिलिटी भी देता है और ऑनलाइन बहुत डिस्ट्रैक्शन भी देता है। तो इस संदर्भ में आप खुद को कैसे मैनेज किए और एक सीख आप आने वाले स्टूडेंट्स को भी दें, कैसे खुद को समाहित रखें, खुद को लिमिटेड रखें? वर्तमान का जो समय है, क्योंकि जितना ऑनलाइन पे हम लोग नकारात्मकता देखते हैं, साथ में उसमें सकारात्मकता भी है। लेकिन मैं जब 2022 में रांची आया, तब ही मैंने शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम जो था वो इंस्टॉल कर दिया, हटा दिया था, क्योंकि उसमें बहुत समय जाता है। सही बात है। तो आपको उन सब चीज़ों जो नए युवा हैं उनको बचना चाहिए इन सब चीज़ों में। और आप मोबाइल से तो दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन सब चीज़ ऑनलाइन है, क्योंकि अब तो AI का भी है कि वो भी बहुत हद तक मदद मिल जाता है तैयारी करने में। तो मोबाइल भी आपको तैयारी करने में बहुत सहयोग करता है, लेकिन आप मोबाइल का अच्छा प्रयोग करें तो आप सफलता निश्चित मिलेगी। एक स्टूडेंट को लगभग कितना टाइम या कितना समय आप कह सकते हैं, साल या महीना, जेपीएससी का सिलेबस के अनुसार देना चाहिए? जितना बड़ा सिलेबस है, लगभग 18 महीना देना चाहिए। 2 साल बिल्कुल लगेगा। हाँ, उसमें क्योंकि फिर आप क्योंकि 6 पेपर है, 2-2 महीना ही बांटेंगे तो 12 महीना तो यही हो जाएगा। तो फिर आपको पीटी भी पढ़ना है, उतना तो लगभग लगना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं थोड़ा टैलेंटेड, तो जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन इतना तो लगना चाहिए, इतना मिनिमम लगना ही चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत डिजर्विंग भी हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो लोगों का किसी कारण से रुक गया, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन लोग का नहीं हो पाना कुछ कारण रहा होगा। तो अब एक्चुअली क्या है कि अभी तक तो मार्कशीट ऐसा निकला नहीं। वो सबसे अच्छा होता है कि निरीक्षण करने का, मैंने एवोल्यूशन करके क्या आप उसको कहाँ कमी रह गया है, या इंटरव्यू में कमी रहा या फिर मेंस में कमी रहा, वो यदि हो जाता है तो उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, शायद उनको सलाह देना तो शायद हम ये नहीं समझेंगे। अब तो किसी ने एक कहा, ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, वो बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम मैं याद नहीं था, तो उन्होंने बस यही कहा कि आप सिलेक्ट हुए, अच्छी बात है, परंतु उसका कभी आप ये मत रखिए कि हम सिलेक्ट हो गए, क्योंकि आपसे भी शायद ऐसे डिजर्विंग आपसे भी ज़्यादा होंगे जिनका नहीं, जो नहीं हो पाया। तो इसलिए आप कभी अपने आप में वो दम या ये नहीं होना चाहिए आप में कि
सेलेक्टेड हो। नहीं, सही बात है। अपना आप जिस काम के लिए चयनित हुए हैं, जो आपकी इच्छा है, बस फोकस्ड होकर उस पर काम करें। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप ये बोलें कि अगर भविष्य में कोई स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहे तो क्या उनको जुड़ना चाहिए, किस आधार पर जुड़ना चाहिए? निश्चित ही जुड़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि घर से बाहर रह करके पढ़ रहे हैं। सही बात है। मुझे ये लगता है कि ठीक है, आप गुरु हैं, आप अच्छा गाइडेंस देते हैं। मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ कि शायद आपके साथ जुड़ेंगे तो वो एक गार्जियन को भी पाते हैं। हाँ, सही एक गार्जियन को भी पाते हैं कि वो हर समय आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। एक निश्चित रूप से ये मॉनिटर होते रहते हैं, मॉनिटरिंग आप होते उनसे हैं, सवाल पूछे जाते हैं, आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बात हो जाती है। मतलब कई ऐसे संस्थान में रहे होंगे कि आप ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या है, कैसा है, तो मतलब नहीं है। लेकिन जैसे सर और मैडम है, एक आपके जो गार्जियन के समान यहाँ पे हमेशा खड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप पहला प्रयास में आपको ये पद मिला है और आप अपने ड्रीम को ज़रूर कंप्लीट करें। और आपको देखकर जो युवा हैं, चाहे कोल्हान क्षेत्र से हो, चाहे झारखंड क्षेत्र से हो, चाहे कोई भी है, वो अपना आपको देखते हुए खुद भी वो आगे आएँ और आप लोग उनका प्रेरणा स्रोत बने, उनको मोटिवेट करें और जब मौका मिले उनको आगे बढ़ाएं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और हम जरूर चाहेंगे कि भविष्य में आपका नाम हमेशा अपने क्षेत्र में रोशन रहे, है ना। आप हमेशा सफल रहे, सफल अधिकारी के रूप में रिटायर हो। हमारी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतने सारे शुभकामनाएं देने के लिए, और पहले जो गाइडेंस मिला उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, भरोसा था। धन्यवाद। जो अरे आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, गाना गा दीजिए। कोई भी आपका फेवरेट। मैं संथाली लोकगीत, मेरा जो हॉबी रहा था, तो सुनाइए। मैंने संथाली लोकगीत उसमें अपना रखा था। तो बाहा गीत में सर जी बाहा बोलते हैं, तो एक गीत है उससे संबंधित, तो मैं वही गीत यहाँ गाऊंगा। मारांग बुरु जाहेरायो तोल सादो मोराड़ा को बिन, मारांग बुरु जाहेरायो तोल सादो मोराड़ा को बिन, जाहिर गढ़ रे बड़ी माँ को बोलो ही जुका, जाहिर गढ़ रे बड़ी माँ को बोलो ही जुका, लीट गोसाई मोड़े तुरुई एटे को पे तो पहुँचे, लीट गोसाई मोड़े तुरुई एटे को पे तो पहुँचे, बरी को आहिस सेंगेल दारा मरुवड़ पे। बहुत अच्छा आवाज था आपका, मतलब बहुत ट्रेडिशनल, मतलब लग रहा बहुत, मतलब भगवान पे ग्रेटिट्यूड है। आपका आवाज से ही लग रहा है कि बहुत ग्रेटिट्यूड है गॉड पे, है ना। बहुत अच्छा, सबका भगवान हमेशा भला करे, है ना। बहुत अच्छा है, इस हॉबी को हमेशा कंटिन्यू रखें। जब भी आप जॉब में जाए, रिलैक्स हो, सुनाए, है ना, मौका मिले सबको सुनाइए। ऐसे गीत जो है वो मन को शांति देते हैं, मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी कुछ काम भी करता हूँ तो अपने हेडफोन लगा के घर पे, कभी क्या है कि घर के भी कुछ काम में परिवार को मदद करना चाहिए, तो वो काम करता रहता हूँ अपना, तो फिर हेडफोन लगा के वो गाना सुनते हैं। ये बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, और भविष्य में जैसे आप संथाली में गा रहे हैं, इसको रिकॉर्डेड भी करवा सकते हैं, एक एसेट रह जाएगा। मान लीजिए आपकी आवाज़ है, फिर नेक्स्ट जनरेशन पे सुनेंगे और ये सारे जो गीत हैं वो पब्लिश भी किया जा सकता है, और फिर जो भी बच्चे हैं वो सीख सकते हैं ये सब मीनिंग, है ना। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, आप सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
अरे आप लोग डिजर्व करते हैं सम्मान के लिए, है ना, मेहनत की, इतना स्ट्रगल किए हैं तब जाके ये मुकाम मिला है आपको, ये सम्मान मिला है ना। यूं ही नहीं मिलता किसी को सम्मान, उसके लिए मेहनत होता है ना, संघर्ष होता है। ये सम्मान के पीछे संघर्ष है ना। संघर्ष तो है मैडम, साथ में बड़ों का आशीर्वाद, चाहने वाले का। मैं और एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा, मैं मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो जिस दिन फर्स्ट मेंस का एग्ज़ाम था तो मुझे कम से कम शायद 10 लोगों का कॉल आया, शुभकामनाएं की। तो जब रिजल्ट आने से पहले लगता था कि यार 10 आदमी कॉल किया, किसी ना किसी का तो लगना चाहिए, दुआ लगना चाहिए। नहीं, जब पॉजिटिव एटीट्यूड से लोग किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो भी एक गुड वाइब्स जाता है ना, वो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। जी। और सबका एक ट्रस्ट है ना आपके प्रति, ट्रस्ट है। जैसे हम लोग एक इंटरव्यू लिए तो उनको ट्रस्ट लगा कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो वो ट्रस्ट बनाता है और वही सबसे चैलेंजिंग है, उस ट्रस्ट को पूरा किया जाए। और आप लोग का ट्रस्ट हम लोग पर है, तो हम लोग के लिए भी चैलेंजिंग है कि उसको कंटिन्यू फुलफिल किया जाए। नहीं, आप लोग तो उस विश्वास को बनाए हुए हैं मैडम, इसलिए क्योंकि आप लोग कल तो नहीं आए हैं, आप लोग इस क्षेत्र में बहुत पहले से हैं, तो उस विश्वास को आप लोगों ने बनाया है, तब हम यहाँ पर आपके सामने आके बात कर रहे हैं। सभी विश्वास पर आधारित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भविष्य में आप बहुत अच्छा करें, है ना, और अपने क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करें इस क्षेत्र में आने के लिए। आप लोग का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव हम लोग खड़े रहेंगे आप लोग के साथ।